स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है भास्कर पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में। और अब से अपन अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम के सिलेबस की तैयारी करेंगे। जो भी आपके क्वार्टरली में आना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th के एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंडिया इन मिडाइवल पीरियड। क्लास 7th का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं अपन। जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी बारे में मैं आपको अगर कुछ बताऊं तो इंडिया इन मिडाइवल पीरियड, जैसे नाम ही से पता लग रहा है इस चैप्टर के कि इंडिया इन मिडाइवल पीरियड। देखिए, हिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को। सबसे पहला पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री, फिर दूसरा है मिडाइवल हिस्ट्री, फिर तीसरा आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो अपन को जो बीच वाला पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, तो जो सबसे पहले पार्ट आता है एंशियंट हिस्ट्री आता है, उसके मतलब प्राचीन हिस्ट्री के बारे में, मतलब जो प्राचीन भारत की जो भी है आपकी जो स्टोन एज आती है उन सब के बारे में नॉलेज को, उन सब की नॉलेज को अपन क्या क्या किस में लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में। मिडाइवल हिस्ट्री मतलब जो बीच का पीरियड, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के जो बीच का पीरियड होता है, मध्यकालीन, जो आपके मध्यकालीन समय होता है उसका, एंशियंट और इसके मॉडर्न के बीच का, उसको अपन क्या कहते हैं, मिडाइवल पीरियड। तो आइए अपन देखते हैं। तो इसमें लिखा है आपका, मिडाइवल एज इज़ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड। वही बात मैंने आपसे कही, मिडाइवल एज इज़ अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। मिडाइवल एज आपकी वो पीरियड है आपके हिस्ट्री का जो किसके बीच में आता है, एंशियंट हिस्ट्री के बीच में आता है और मॉडर्न पीरियड के बीच में आता है। मतलब इन दोनों पीरियड के बीच में आने वाला पीरियड है वो, उसका नाम क्या है, मिडाइवल पीरियड, या फिर अपन कहें मिडाइवल एज। It is difficult to say as to when the ancient period ended and when the modern period began। अच्छा, इस चीज़ को कहना बड़ा ही मुश्किल है कि कब आपका एंशियंट पीरियड आपका ख़त्म हुआ और कब आपका मॉडर्न पीरियड आया। इस बात का कहना मुश्किल है क्योंकि अपने पास कोई भी एक क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, या फिर कोई ऐसे अपन कहें क्लियर डेट नहीं है जो अपन को डिवाइड कर सके इन दोनों के, कि कब आपका एंशियंट पीरियड ख़त्म हुआ और कब आपका मॉडर्न पीरियड चालू हुआ। इन इंडियन हिस्ट्री द 8th century AD is considered as the beginning of medieval period and 18th century AD as end of it। बट एक मोटा मोटा अपन कंसिडर करें तो इसमें ऐसा कहा गया है कि इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो भारत की हिस्ट्री में या भारत के हिस्ट्री में 18th century AD, मतलब जो 18th century है, 8वीं शताब्दी है आपकी। AD मतलब आफ्टर डेथ किसी क्रिस्ट। 18th century इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग, 18th century को कंसिडर किया गया है, माना गया है एज द बिगनिंग ऑफ मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन की शुरुआत के रूप में। एंड 18th century AD, और जो 18वीं शताब्दी है उसको माना गया है इसके ख़त्म होने के रूप में। मतलब जो कंसिडर किया गया है, माना गया है कि इस टाइम पे 18th century में आपका मिडाइवल पीरियड क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, और किसकी शुरुआत हो गई थी, आपके मॉडर्न पीरियड की, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की। Thus the medieval period lasted for about 1000 ईयर। तो देखिए 8th century से 18th century तक 1000 साल पूरे हो गए हैं ना। 8th century से, देखो एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं, 100 साल, और ये कितनी सेंचुरी हो गई है अपनी, 10 साल, मतलब 10 सेंचुरी हो गई हैं। 10 सेंचुरी हो गई हैं तो 10 का आप 100 में डिवाइड करिए तो कितने होगा, 1000 साल हो गए ना। एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं, 100 साल, है ना। और ये कितनी सेंचुरी हो गई, 10 सेंचुरी। तो कितने साल कंप्लीट हो गए, 1000 साल। तो मतलब जो मिडाइवल पीरियड है वो कितने साल तक चला आपका, 1000 साल तक मिडाइवल पीरियड चला। अब आगे बढ़ते हैं अपन। In order to make the study convenient, historians have divided the period into two phases। अच्छा, अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टडी को और अच्छे से समझने के लिए, कन्वीनियंट मतलब आसान बनाने के लिए, जो हिस्टोरियंस थे, जो आपके इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया है कि इसको दो फेज में डिवाइड किया है। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द पीरियड इनटू टू फेजेस। The early medieval period covered the period between 8th and 12th century। This period is actually the period of Rajput kingdom in the north। The rule of Patiharas, Palas and
राष्ट्रकूटास एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट ओवर कन्नौज एंड चोला किंगडम इन द साउथ। देखिए जो इसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, एक आपका अर्ली मिडाइवल पीरियड और दूसरा क्या है, लेटर मिडाइवल पीरियड। तो जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है वो कब से कब तक है आपका, 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। और इस पीरियड में एक्चुअली जो क्या होते हैं, राजपूत किंगडम्स होते हैं नॉर्थ साइड में, जो भारत का नॉर्थ साइड है उसमें क्या होते हैं, राजपूत किंगडम्स होते हैं, पालास होते हैं, पाटीहारास होते हैं एंड राष्ट्रकूटास होते हैं एंड देयर उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, मतलब जो भी उनके युद्ध हुए या उनकी लड़ाई हुई आपस में उनके बारे में। ओवर कन्नौज, कन्नौज जो ये भारत में एक एरिया आता है कन्नौज का, और एक चोला किंगडम आता है, मतलब किंगडम से मतलब साम्राज्य, जो चोला साम्राज्य आता है इनके बीच जो भी लड़ाई हुई उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। द अर्ली पीरियड मेडाइवल पीरियड, अर्ली मेडाइवल पीरियड में चोला किंगडम बेसिकली कहाँ पे था आपका, ये साउथ में था, भारत के साउथ वाले रीजन में। फिर दूसरा पॉइंट क्या क्या कहता है, द लेटर मिडाइवल पीरियड कवर्स द पीरियड बिटवीन द 13th एंड द 18th सेंचुरी एडी। अब देखिए अर्ली पीरियड तो मैंने समझ लिया, अर्ली के बाद क्या है लेटर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, पहला पार्ट कौन सा था, अर्ली, और ये दूसरा पार्ट कौन सा है, लेटर। तो जो लेटर मिडाइवल पीरियड कवर्स द पीरियड बिटवीन 13th सेंचुरी एंड 18, मतलब जो 13th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का जो पीरियड है उसको अपन क्या कहेंगे, लेटर मिडाइवल पीरियड। ओके, दिस पीरियड इंक्लूड्स द दिल्ली सल्तनत। अच्छा, इस पीरियड्स में क्या आता है, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कई सारे रूल आएंगे, जैसे कि आपका स्लेव डायनेस्टी हुआ, तुगलक डायनेस्टी हुआ और लोधी डायनेस्टी हुआ, ऐसे कई सारे आएंगे। फिर उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत हो गया उसके बाद क्या है, आपके तुर्क और अफ़गान भारत में आए थे। जो तुर्की से जो आए थे वो तुर्क, उनको अपन क्या कहेंगे, तुर्क, और जो अफ़गानिस्तान से आए थे उनको क्या कहेंगे, अफ़गान रूलर्स। ठीक है, बहामानीज एंड विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम क्या था, एक जी भारत का ही किंगडम था, मतलब भारत का साम्राज्य था, जिसकी खोज किसने की थी, हरिहरा एंड भुक्का ऑफ संगम डायनेस्टी। हरिहरा और भुक्का कहाँ के थे, संगम वंश के थे। तो इन्होंने क्या किया था, विजयनगर किंगडम की खोज की थी। और फिर बाद में आपके मुगल आते हैं, मुगल जैसे अकबर हुआ, हुमायूं हुआ, है ना, ये सब क्या होते हैं, मुगल। तो ये सब आते हैं। फिर अपन आगे बढ़े तो, विद द कमिंग ऑफ तुर्क, अफगान एंड द मुगल, इंडियन सोसाइटी अंडर वेंट ड्रेस्टिक चेंजेस। वो चेंजेस लिखा है उसमें एल गलती से लगा है बुक में। तो अब देखिए, जब भारत के अंदर तुर्क आए, अफगान आए, अफगान मतलब जो अफगानिस्तान से लोग आए थे, और मुगल आए, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी थी, जो इंडियन का समाज था, वो क्या है, आपका एक तरीके से कहें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, है ना। जो क्योंकि इन सब के आने से तो इनके जो जे आपके अफगान कहते थे, तुर्क कहते थे, मुगल कहते थे, वैसा ही भारतीयों को करना पड़ता था, वैसा ही भारतीय समाज करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय समाज था उसमें एक बहुत ही भीषण चेंज आए, बदलाव आए उसमें इन लोगों के आने से। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडाइवल पीरियड, मतलब आपके इसका मिडाइवल पीरियड का महत्व। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हुआ, महत्व। द मिडाइवल पीरियड हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री। द मिडाइवल पीरियड, जो मध्यकालीन समय है, जो मध्यकालीन पीरियड है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जगह है इसकी हिस्ट्री में, है ना। इट कैन बी जज्ड बाई नथिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसको क्या अपन जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें अपन इसको जज करेंगे, मतलब इसको अपन पढ़ेंगे। मतलब इसके बिना जज करना मतलब अपन कहें तो ये लगभग लगभग इसी 4 पॉइंट में कवर हो जाएगा आपका मिडाइवल पीरियड से जुड़ी हुई जो बातें हैं, मिडाइवल पीरियड से जुड़ी हुई वो 4 पॉइंट्स में अपन पढ़ते हैं। द लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड उर्दू विच वी स्पीक टुडे डेवलप्ड एंड प्रोस्पेर्ड ए लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, जो आज हम लैंग्वेज बोलते हैं आपके हिंदी, और कुछ लोग अपने भारत में उर्दू भी बोलते हैं, तो वो कहाँ से डेवलप हुई, इसी मिडाइवल पीरियड से। कहाँ से आई, इसी मिडाइवल पीरियड से। क्योंकि जब मुग़ल आए तो मुग़ल मोस्टली आपके उर्दू में बात करते थे, उर्दू लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था उस टाइम मिडाइवल एज में। अफ़गान आए मोस्टली लोग क्या है, उर्दू का ये यूज़ करते थे और हिंदी भी यूज़ करते थे। जैसे आपके राजपूत किंगडम है, ये सब हिंदी तो अपनी पहले ही से चली आ रही थी। हाँ, वी स्पीक टुडे, और ये लैंग्वेज हिंदी और उर्दू मोस्टली आज भी इंडिया में बोली जाती हैं आपकी। तो ये जो ये दोनों लैंग्वेज
अपन सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है अपना, ये न्यू इंडियन कल्चर डेवलप्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर etc ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। तो इसका सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब है एक न्यू इंडियन कल्चर डेवलप हुआ किन दोनों के मिल जाने से। फ्यूजन का मतलब होता है मिलने से। हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर, जो हिंदू का कल्चर था और मुस्लिम का कल्चर था, तो इन दोनों के कल्चर को मिल जाने से एक क्या हुआ, नया फ्यूज़न हुआ इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, आर्ट के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। और ये सब कब हुआ, मिडाइवल पीरियड में आपका। मतलब जब हिंदू का कल्चर मिल गया और जब मुस्लिम का कल्चर मिल गया, तो इन दोनों का मिश्रण होके एक नया कल्चर दिखा अपन को। वो किस किस क्षेत्र में दिखा, आर्ट के क्षेत्र में दिखा, म्यूज़िक के क्षेत्र में दिखा, पेंटिंग के क्षेत्र में दिखा, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिखा, लिटरेचर के क्षेत्र में दिखा। और ये सब कब हुआ, इन लोगों का फ्यूज़न कब हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स का, ये कब हुआ, मिडाइवल पीरियड में। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है sufficient historical material is available for medieval period as compared to ancient period, that is why there is no vagueness about its chronology। जो थर्ड पॉइंट आपका कहता है सफिशिएंट हिस्ट्री मटेरियल, जो सफिशिएंट हिस्ट्री मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर द मिडाइवल पीरियड, मतलब जो मिडाइवल पीरियड है इसके लिए एक सफिशिएंट मटेरियल, हिस्टोरिकल मटेरियल था जिससे अपन पता लगा सकते थे एज कम्पेयर टू एंशियंट पीरियड। दैट इज़ वाई नो वैग्यूनेस दैट इज़ वाई देयर इज़ नो वैग्यूनेस अबाउट इट्स क्रोनोलॉजी। मतलब कोई भी इसमें मिडाइवल पीरियड में कोई भी अपन को ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हुई, क्योंकि मिडाइवल पीरियड को जानने के लिए, इसके बारे में अपन को पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल पहले से ही उपलब्ध था। जबकि एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल, ऐसा कोई ज़्यादा सोर्सेस एंशियंट टाइम में नहीं थे जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगा सकें। परंतु मिडाइवल पीरियड में ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी, आपकी इतना विकास हो चुका था कि अब अपन पता लगा सकते हैं इसके बारे में। ऐसे बहुत से सोर्स अपन को मिले थे हिस्ट्री से, मतलब प्राचीन जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं उनको बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिले थे जिनके बारे में अपन को मिडाइवल पीरियड के बारे में इतना अपन को मटेरियल मिला पढ़ने के लिए। और आपका फोर्थ पॉइंट आता है मैनी ऑफ आवर सोशियो रिलीजियस कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स हैड देयर ओरिजिन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बहुत सारे अपने सोशियो रिलीजियस कस्टम्स हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, जो वो सब कब आए थे, इसी मिडाइवल पीरियड में आपके डेवलप हुए थे, या फिर कहीं इसी मिडाइवल पीरियड में वो बने थे। अब फिर आता है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। The chief source of information of the medieval period can be classified into archaeological sources and literary sources। अच्छा, अब इसका कहने का मतलब है द चीफ सोर्सेज, क्या क्या सोर्स थे जिसके बारे में अपन मिडाइवल पीरियड के बारे में अपन पता लगा सकते थे, जो बात अभी अपन कर रहे थे। तो जो चीफ सोर्स, जो उसके मेन सोर्स थे जिसके बारे में अपन मिडाइवल पीरियड के बारे में अपन पता लगा सकते थे, वो कौन कौन से थे। बेसिकली ये क्लासिफाइड इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो टूल्स मिले अपन को, या पोट्री कहें अपन, या ज्वेलरी कहें, या स्टोन वॉल कहें, जो इनके द्वारा पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी, और मॉन्यूमेंट्स कहें, जो अब इनके द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, जो जैसे आपका रेड फोर्ट हुआ, आपका ताजमहल हुआ, आपका चार मीनार हुआ, ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स इनके द्वारा बनाए जाते थे। तो ये सब क्या थे, एक फिजिकल सोर्सेज थे, मतलब फिजिकल सोर्सेज थे ये सब, जिसके आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो थे वो सब फिजिकल फॉर्म में थे। जैसे आपका टूल्स हुआ, टूल्स से अपन पता लगा सकते थे। कॉइन्स चलते तो कॉइन्स पे इनके द्वारा लिखा जाता था, जो भी लिखा जाता था। तो ये सब क्या हुए, एक सोर्स हुए जिसके बारे में अपन को मिडाइवल एज में जो हुआ उसके बारे में अपन को पता लगा। फिर दूसरा आता है आपका लिटरेली, मतलब साहित्यिक, मतलब जो लिखा हुआ जो भी था, क्योंकि इस टाइम पे आपके पेन और पेपर इजीली अवेलेबल थे मिडाइवल पीरियड में। जब चूँकि एंशियंट हिस्ट्री में, मतलब जो प्राचीन हिस्ट्री में पेन और पेपर अवेलेबल नहीं थे, वो अब मिडाइवल पीरियड में पेन और पेपर अवेलेबल थे। इसलिए लिटरेली सोर्सेज जो आपके थे, जो साहित्यिक थे, जो राइट कर सकते थे,
तो जो राइट हुआ, जो बुक्स लिखी गई, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई और बायोग्राफीज लिखी गई, तो इन सब से भी अपन को किसका, मिडाइवल पीरियड के बारे में जानने का या पता लगने का एक सोर्स मिल गया अपन को। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेपर वाज मोर इजीली अवेलेबल एज कम्पेयर टू एंशियंट पीरियड। वही बात, जो इस पीरियड में क्या था, पेपर बहुत ही आसानी से अवेलेबल था, मिलता था, एज कम्पेयर टू एंशियंट पीरियड। एंशियंट मतलब प्राचीन के कंपैरिजन में। Hence, a number of literary work were written as well as their copies were made. Therefore, अब जब पेन अवेलेबल था अपने पास, पेपर भी अवेलेबल था, तो क्या हुआ, एक इजीली लिखना प्रारंभ हो गया इस मिडाइवल पीरियड में आपका। और उसकी जैसे कोई भी किसी के बारे में बायोग्राफी लिखी या ऑटोग्राफी बायोग्राफी लिखी या कोई भी रिकॉर्ड लिखा, तो फिर उससे क्या हुआ, उसकी कॉपीज़ बनना चालू हो गई। मतलब एक बार जो लिखा उसको दोबारा लिख लिया, उसको दोबारा, क्योंकि फ़ोटोकॉपी जो आज अपन लोग यूज़ करते हैं वो तो डायरेक्ट मशीन के थ्रू होती थी, पर उस टाइम पे फ़ोटोकॉपी वाला कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसलिए हाथ से ही लिखना पड़ता था कॉपीज़ बनाने के लिए, है ना। तो जैसे किसी ने एक बार ऑटोग्राफ बायोग्राफी या बायोग्राफी लिख दी तो उसको दोबारा से लिखते थे, फिर दोबारा से लिखते थे, इस तरह से उसकी कॉपीज़ बनाई जाती थी। Therefore, it has become easier to know about the medieval period more precisely. इन सब sources के आ जाने के बाद एक बहुत आसान हो गया medieval period के बारे में जानना, because archaeological sources sometimes do not give exact information. जो archaeological sources थे आपके, जैसे tools हुए, poetry हुए, ज्वेलरी हुए, स्टोन वॉल हुए, ये सब क्या है कि एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं बताते थे। हो सकता था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज गलत हों, पर कभी लिटरेरी सोर्सेज जो लिखा हुआ हमें सोर्स मिला है, जो लिखा हुआ हमें प्राचीन हिस्टोरियंस ने बताया है, लिखा हुआ जो भी बुक्स मिली हैं लिखी हुई, वो तो गलत नहीं हो सकती थी। और परंतु आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है कि हिस्टोरियंस भी कंफ्यूज हो जाते थे कि ये सही होगा या नहीं होगा, इसलिए एक आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज थे वो कभी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। चलिए और जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड्स बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स होती थी, पेंटिंग्स जो चित्रकारी होती थी, कॉइन्स जो उस समय करेंसी चलती थी, मुद्रा चलती थी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन मतलब कोई भी दीवार है उस पर कोई भी चित्रकला बनी है या उस पर कुछ भी लिखा है तो उसको क्या कहते हैं अपन, इंस्क्रिप्शंस, ईटीसी। A great many buildings were constructed during the medieval period, such as Red Fort. रेड फोर्ट आपकी बहुत सारी बिल्डिंग्स मिडाइवल पीरियड में बनी थी, जैसे कि उसमें से एक है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट किसने बनवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां कौन थे, मुगल एम्परर, है ना। रेड फोर्ट किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ओके, फिर टावर ऑफ विक्ट्री भी आपका मिडाइवल पीरियड में बना था। कहाँ पे बना था, चित्तौड़गढ़ में। बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी, चार मीनार इन हैदराबाद, ईटीसी। ये सब बिल्डिंग्स का बनी थी आपके मिडाइवल पीरियड में, और ये सब किस में आएंगे, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। फिर अपन सिमिलरली इंक्रिप्शन ऑन, अब इंस्क्रिप्शन किस पे भी होता था, कॉइन्स पे भी होता था। अब जिसका जैसे राज चल रहा है तो वो कॉइन्स पे अपनी फ़ोटो लगवाता था। जैसे अब आपका मान लो कि मुग़ल का शासन चल रहा है, तो मुग़ल जो सिक्के जो वो करेंसी चलाएंगे, जो मुद्रा चलाएंगे, तो जो मुग़ल शासक होगा उसकी कहीं ना कहीं तस्वीर होगी, उसके बारे में कोई ऐसा सोर्स होगा जिससे अपन कॉइन्स को पता लगा सकते हैं कि हाँ ये किसके वंश का है, या फिर ये कहें कि किस राजा के शासन काल का ये कॉइन है, मुद्रा है। कॉपर प्लेट्स होती थी, रॉक होते थे, पिलर्स होते थे, हैव हेल्प्ड टू असर्टेन डेट्स। इन सभी चीज़ों ने एक पता लगाने में मदद किया, डेट्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। अपना सेकंड पॉइंट, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है अपना लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक, जो लिखित सोर्सेज अपन को मिले हैं उसके बारे में। लिटरेरी सोर्सेज रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडाइवल पीरियड। जो लिटरेरी सोर्स हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण सोर्स है इंफॉर्मेशन के बारे में। अपन को जो इन्फॉर्मेशन अपन को मिडाइवल पीरियड के बारे में अभी अपन जिस बारे में पढ़ रहे हैं, जो सोर्स अपन को वहाँ से मिले हैं, तो उसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या था उसके बारे में, लिटरेरी सोर्सेज, जो लिखित अपन को इन्फॉर्मेशन मिली है वो। These chiefly comprise biographies, autobiographies, chronicles, letter, record, poetry, travelogies and other works.
और जो लिटरेरी सोर्सेज में अपन को मेनली क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफी। अच्छा ये बताइए कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी जो आपका जो भी रूलर होता था या कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी होती थी तो वो खुद अपने बारे में लिखता था, तो उसको अपन क्या कहते थे, ऑटोबायोग्राफी। जैसे भी अपन ने देखा कि सचिन तेंदुलकर की भी अभी ऑटोबायोग्राफी आई है कुछ समय पहले। और बायोग्राफीज जो होती थी, बायोग्राफीज जो होती थी कि किसी ग्रेट पर्सन के बारे में या किसी के बारे में बायोग्राफी मतलब दूसरा कोई लिखता था। अगर कोई दूसरा कोई उसे लिखे तो उसे अपन कहते हैं बायोग्राफी। और स्वयं जो पर्सन अपनी जीवन के बारे में लिख रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें डिफरेंस है, बायोग्राफी मीन्स दूसरा अगर कोई आपके जीवन के ऊपर लिखे, मतलब जो आपके से मतलब कोई भी रूलर है, कोई भी शासक है, उसके बारे में अगर कोई दूसरा लिखे तो उसको क्या कहेंगे अपन, बायोग्राफी। कोई शासक, और अगर आज की बात करें तो कोई भी आपकी पर्सनालिटी है या कोई भी आपकी सेलिब्रिटी वगैरह है तो उसके बारे में अगर कोई दूसरा लिखे तो उसको अपन कहेंगे सीधी सी बात की बायोग्राफी। और अगर खुद के बारे में, अपनी जीवन के खुद के बारे में कोई लिखे तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मतलब पूरा रिकॉर्ड होता था। क्रॉनिकल्स, लेटर्स होते थे, रिकॉर्ड्स। पोइट्री, पोइट्री मतलब कविता वगैरह। ट्रेवलॉजीज मतलब कहीं भी ट्रेवल करते थे तो उसके बारे में कोई लिखित जानकारी हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रेवलॉजीज एंड अदर वर्क। द प्रिंटिंग प्रेस हैड नॉट येट बीन इन्वेंटेड। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस होती थी, उसका इन्वेंशन अभी नहीं हुआ था। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो लाई गई थी वो गोवा में लाई गई थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेज कब आएंगे, जब आपका मिडाइवल पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद अंग्रेज आएंगे तो उनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में सबसे प्रथम बार की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, गोवा में। तो अभी तक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट नहीं हुई है, मतलब अभी तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भारत में नहीं हुआ है। सो द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हैंड रिटन। अब जो स्क्रिप्ट्स होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, वो किसके द्वारा, हाथ ही से लिखी जाती थी। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं तो कोई कॉपी करने का कोई जरिया तो था नहीं, बस उसे हाथ से लिखा जाता था। एंड देयर कॉपीज वर मेड बाय हैंड। और उसकी जो कॉपीज होती थी, अगर किसी ने कोई एक बार लिख दिया और जैसे उसका कॉपी करनी है तो कॉपीज भी उसकी किससे होती थी, हाथ ही से लिखी जाती थी। Therefore only limited number of copies could be made। इसलिए एक लिमिटेड, सीमित ही कॉपी उसकी बनती थी। किसी भी बायोग्राफी या कोई रिकॉर्ड की अगर अपन बात करें तो उसकी सीमित कॉपीज ही बनती थी। क्योंकि ये सब कॉपीज कौन लिखता था, हाथ ही से लिखी जाती थी। अगर कोई भी चीज़ मशीन करे तो उसका ज़्यादा लिमिटेड सोर्स नहीं रहता है, उसका अपन कह सकते हैं कि एक बड़ी मात्रा में मिल सकता था अगर मशीन इन्वेंट हो चुकी होती। प्रिंटिंग प्रेस भारत में इन्वेंट हो चुकी थी। चूँकि प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट भारत में नहीं हुई थी इसलिए लिमिटेड कॉपीज थी। लिमिटेड कॉपीज क्यों थी, क्योंकि उन्हें हाथों से लिखा जाता था। Therefore ये तो हो गया अपना, therefore only a limited number of copies could be made। The people who made copies from manuscripts are called स्क्राइबर्स। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक ही होती थी, मतलब जो मुख्य कॉपी हो जिससे अपन और बाकी की कॉपीज बना सकें, तो मुख्य कॉपी को अपन क्या कहेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट। और जब मैन्यूस्क्रिप्ट से कॉपीज जो बनाते थे उसको अपन उन लोगों को क्या कहते थे अपन, स्क्राइबर्स। उसको अपन क्या कहते थे, स्क्राइबर्स। दीज स्क्राइबर्स ऑफन कमिटेड एरर्स। अब जो स्क्राइबर्स हैं अगर वो कॉपीज़ बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एरर होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। सो वी कैन फाइंड वेरिएशंस इन डिफरेंट कॉपीज ऑफ द सेम बुक। अब जो आपकी रियल कॉपी है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसकी अगर कॉपी बनेंगी तो उसमें एरर होगा, उसमें गलती होंगी। तो क्या हुआ, जो जैसे एक अपनी रियल कॉपी है उसकी 5 कॉपीज़ बनी, 5 कॉपीज़ अलग अलग बच्चों ने आपकी, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक फेयर कॉपी एक क्लास के बच्चे ने बनाई है। अब उस एक फेयर कॉपी से 5 बच्चों ने अपना फेयर वर्क कंप्लीट किया है, मतलब एक फेयर कॉपी से 5 बच्चों ने अपना फेयर वर्क कंप्लीट किया है। तो अब जो पांचों फेयर वर्क कॉपी जो कंप्लीट की गई हैं मुख्य कॉपी से, तो उस मुख्य कॉपी से जो की गई हैं तो मुख्य कॉपी में हो सकता है सही हो, लेकिन जो पांचों लोगों ने लिखा है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस होंगे, मतलब एरर्स होंगे, अलग अलग होगा, एक साथ तो होगा नहीं। क्योंकि ह्यूमंस अगर हाथ से लिखते हैं, मशीन का काम होता तो पूरा सही होता, पर अगर चूंकि हाथ से लिखे गए हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो और अलग अलग जगह पे गलत हो, है ना।
दिस हैज़ समटाइम्स रिजल्टेड इन एम्बिगलिटी। यहाँ पे एम्बिगलिटी का मतलब आपका क्या हुआ, अस्पष्टता। मतलब कोई भी चीज़ स्पष्ट ना हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, अस्पष्टता। अस्पष्टता मतलब एम्बिगलिटी। येट अनदर प्रॉब्लम फेस्ड इज दैट ऑफ हैंड राइटिंग। अच्छा, अब हैंड राइटिंग की बात आएगी कि अगर किसी दूसरे के हैंड से लिखी है तो उसकी हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आई तो वो व्यर्थ है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आई तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी गई है वो व्यर्थ है। समटाइम्स द हैंड राइटिंग कुड नॉट बी क्लियरली रीड लीडिंग टू एम्बिगुइटी। अब अस्पष्टता के कारण जो हैंड राइटिंग है वो समझ में नहीं आती थी, तो समझ में नहीं आती थी हैंड राइटिंग, तो ये भी एक दिक्कत की बात थी भैया। अब अपन इसका पॉइंट्स में अपन डिस्क्राइब करेंगे बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बोथ ऑफ दीज आर द लाइफ स्टोरीज ऑफ पीपल। ये दोनों ही क्या है, लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल हैं। अब लेकिन बट ऑटोबायोग्राफी अलग है आपका और बायोग्राफी अलग है, लेकिन दोनों हैं किसके बारे में, लाइफ स्टोरीज ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ स्टोरी, उनकी जीवन गाथा के बारे में। ए बायोग्राफी इज रिटन बाई समबल एल्स। वही मैंने आपसे बात कही थी, जो बायोग्राफी है बायोग्राफी जो होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। बट एन बायोग्राफी इज रिटन बाई पर्सन हिमसेल्फ। बट जो बायोग्राफी होती है वो पर्सन मतलब खुद ही लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी। जो खुद के द्वारा उसकी जीवन में जो घटित हुआ हो वो सब आपकी लिखित हो खुद के द्वारा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। और जो दूसरे के द्वारा लिखित हो आपके जीवन में जो भी हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, अकेला बायोग्राफी। ओके। these mostly pretend to rulers. Some of the important one आर एस फॉलो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रवर्दई के द्वारा। चंद्रवर्दई एक कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट कौन थे, चंद्रवर्दई थे। कोर्ट पोएट मतलब जो इनका राज दरबार था उसके कवि थे। क्या नाम था उनका, चंद्रवर्दई। चंद्रवर्दई के द्वारा एक किताब लिखी गई थी पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में, तो उस किताब का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। इट डिस्क्राइब्स द टाइम एंड एडवेंचर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ए रूलर ऑफ दिल्ली। पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में बताया गया, आपके पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के बारे में बताया गया। इनके लाइफ में जो जो एडवेंचर्स हुए पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान कौन थे, रूलर के राजपूत लीडर थे, राजपूत किंग थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बारे में किसने लिखा था, चंद्रवर्दई। ये कौन थे, बुक के राइटर थे, और बुक का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। बाबरनामा। इट वाज रिटन बाय द मुगल एम्परर बाबर अबाउट हिज टाइम एंड रूल। अब जो बाबरनामा था वो किसके द्वारा लिखा गया था, बाबर खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा। तो ये क्या होगा, एक ऑटोबायोग्राफी होगी। खुद के द्वारा अगर बाबर ने अपने बारे में लिखा है और उस पुस्तक का नाम क्या दिया है, बाबरनामा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ये किसके द्वारा लिखा गया था, बाबर खुद के द्वारा लिखा गया था। अबाउट हिज टाइम एंड रूल, उसके शासन के बारे में। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की बात करें तो इट वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। इट टेल्स मैनी थिंग इन डिटेल अबाउट द हुमायूंस रीजन। जो आपका हुमायूं नामा था वो किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा। अच्छा, ये गुलबदन बेगम एक मुगल प्रिंसेस थी, मुगल प्रिंसेस थी, और ये आपके बाबर की लड़की थी, डॉटर ऑफ बाबर। कौन थी गुलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर, और ये कौन थी, मुगल प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, मुगल शासन की राजकुमारी थी। किसकी लड़की थी ये, बाबर की। तो इसने गुलबदन बेगम ने किसके बारे में लिखा था, आपके हुमायूं के बारे में, और उस पुस्तक का नाम क्या दिया था, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा क्या है, हुमायूं की लाइफ के बारे में आपको बताती है, और ये किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है हुमायूं के बारे में, तो इसमें भी क्या होगा, ये क्या होगा, बायोग्राफी। फिर फोर्थ आता है आपका अकबरनामा। इट वाज रिटन बाय अबुल फजल डिस्क्राइबिंग द टाइम्स ड्यूरिंग अकबर रूल। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा। ये किसके किसके ऊपर लिखा गया था, अकबर के बारे में, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था, अकबरनामा, जिसमें किसके बारे में लिखा गया था, अकबर के बारे में और उसके रूल के बारे में, उसके शासन के बारे में। फिर अपना सेकंड पॉइंट आता है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स टेल्स अबाउट द रूल ऑफ द रूलर्स और रूलर्स इन डिटेल। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स आर। अच्छा, क्रॉनिकल्स क्या होते थे, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी है, जो गुलाम वंश है, उसके बाद आपके बहुत से वंश आते हैं, तुगलक वंश है, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, लोधी
लोधी वंश, ये सब वंशों की जो रिकॉर्ड्स होते थे, किसके शासक ने शासन किया, किस किस सन में शासन किया, इन सब का जो रिकॉर्ड्स होता था उन सबको अपन क्या कहते थे, क्रॉनिकल्स। तो तुगलकनामा है, तुगलकनामा मतलब जो अपन बात कर रहे हैं तुगलक वंश के बारे में, जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके बारे में। और जो तुगलक डायनेस्टी आपकी थी, इसका फाउंडर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। एक जो तुगलक डायनेस्टी थी, इसका रूलिंग पीरियड क्या था, 1320 टू 1414। जो तुगलकनामा है, इट वाज रिटन बाय आमिर खुसराव डीलिंग विद द रूल ऑफ द तुगलक्स। ही हैज़ ऑल्सो रिटन द कैजनुल फुतुह अबाउट द रूलर ऑफ खिलजीज। अब जो खिलजी डायनेस्टी थी उसके बारे में इसने लिखा है आमिर खुसराव। आमिर खुसराव किसके लिए जाना जाता है, तुगलकनामा। तुगलकनामा किसके ऊपर लिखी थी इसने, तुगलक वंश के ऊपर, जो रूलर्स थे तुगलक वंश के उसके ऊपर। तुगलक वंश का फाउंडर कौन था आपका, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, और तुगलक वंश का रूलिंग पीरियड क्या था आपका, 1320 टू 1414। फिर इसने आपके खिलजीज के बारे में भी लिखा है। और सेकंड पॉइंट आता है तारीख ए फरिश्ता। द बुक रिटन बाय फरिश्ता इज द रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत अंटिल द 17th। अब जो पूरी दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आपके गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश, ये सब किसके अंदर आते थे, आपके दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो जो दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा है, ये बुक लिखी गई है, किसने लिखी है, फरिश्ता। ये इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान अंटिल 17, जो 17 आपकी शताब्दी थी उसके 17 शताब्दी तक लिखा गया है इस बुक में। फिर इसके बाद आता है राज तारंगानी। दिस वाज ए फेमस बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कलहाना। ये जो राज तारंगानी है, ये क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसके बारे में अपन को सारे कश्मीर का जो हिस्ट्री है, कश्मीर की जो आपकी हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है। और ये बुक किसने लिखी थी, कलहाना ने। फिर आपका सी पॉइंट आता है ट्रेवलॉजीज। ए नंबर ऑफ ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के दौरान बहुत सारे ट्रेवलर जो आपके घूमने आते हैं, ट्रेवलर जो ट्रैवल करने आते हैं, वो बहुत सारे आए थे आपके किस पीरियड में आए थे, मिडाइवल पीरियड में। एंड रॉट अबाउट देयर, और उन्होंने पर्टिकुलर बुक्स में अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि इंडिया के बारे में उनका घूमने का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा उनका एक्सपीरियंस है इंडिया जब वो आए थे, उसके बारे में लिखा है। द ट्रेवलॉजीज। अच्छा, ट्रेवलॉजीज वही होता है जब कोई आपका ट्रैवल करता है, कोई भी शासन हो या कोई भी हो, तो अगर वो ट्रैवल करे तो अपनी जो ट्रैवल उसने किया है उसके एक्सपीरियंस के बारे में अगर वो लिखे तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रेवलॉजीज। ओके, द ट्रेवलॉजीज रिटन बाय देम आर ए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दोज टाइम्स। अच्छा, जो ट्रेवलॉजीज होती थी एक ये भी एक क्या है, मेजर सोर्स होती थी मिडाइवल इंफॉर्मेशन के लिए उस टाइम पर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेवलर्स हु रोट देयर एक्सपीरियंस आर अल बेरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो ईटीसी। ये कौन से सारे ट्रेवलर्स थे जो कि इंडिया आए थे, कौन आए थे, अल बेरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो ईटीसी। ये सब क्या थे, ट्रेवलर्स थे जो कि इंडिया आपके आए थे और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रेवलॉजीज। दीज ट्रेवलर्स हैव डिस्क्राइब इंडिया विविडली। इन लोगों ने जो इंडिया को डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही क्लियरली किया है और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में किया है। इसको विविडली वो मतलब कहते हैं क्लियर पिक्चर देना, आपके क्लियर इमेज देना, इसको क्या कहते हैं अपन, विविडली। तो इतना सा था ये चैप्टर। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और आप सभी बच्चे उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी में लिखना चालू कर दें, क्योंकि अब मोस्टली स्कूल खुलेंगे तो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स जो होंगे वो बहुत ही पास आ चुके होंगे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए।